सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें ट्रांजिस्टर। तो देखिए, वैसे तो जो नाम जैसे रखा गया ट्रांजिस्टर का, तो ये एक तरह से एक ऐसा डिवाइस डिजाइन किया गया जिसमें इसका जो इनिशियल में जब इसको डिजाइन किया गया था, तो इसका मेन मकसद ही एम्पलीफाई करने को लेकर था कि जो भी इनपुट सिग्नल है उसको ये एम्पलीफाई करे। तो आप यहाँ एक देखोगे कि जब ये एक्टिव रीजन में होता है तो उसी केस में ये एम्पलीफाई करता है। तो ये एक तरह से यहाँ तीन तरह के हम लोग ऑपरेशनल रीजन के बारे में बात करेंगे इसके, जिसमें जैसे मैं बोल रहा हूँ एक एक्टिव रीजन है जिसमें एम्पलीफाई करेगा। इसमें दो रीजन होते हैं इसके, जिसमें एक होता है सैचुरेशन रीजन और एक होता है कट ऑफ रीजन। उसमें एज ए स्विच काम करता है। ठीक है, तो जब ये एक्टिव रीजन में काम करता है तो इसमें एक तरह से जो करंट की हम बात करेंगे तो वो लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा होता है। इसलिए यहाँ ये देखोगे कि इसमें सिग्नल जो है एक्टिव रीजन में वो मैग्नीफाइड हो जाता है। कहीं एक बार एक क्वेश्चन भी आया था कि क्या ये पावर सोर्स है क्या ट्रांजिस्टर, जब एम्पलीफाई कर रहा है इसका मतलब पावर सोर्स होगा? तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ डीसी सोर्सेज इसमें लगे होते हैं, वहां से ये एनर्जी लेता है और वहां से एनर्जी लेकर ही सिग्नल को मैग्नीफाई करता है। ओके, तो पहले तो समझते हैं कि ये ट्रांजिस्टर जो डिजाइन किया था डिवाइस, वो किस तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें कितने तरह के मतलब जंक्शन पॉइंट होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि पहली बात तो है कि ट्रांजिस्टर की जब हम बात करेंगे तो दो तरह के ट्रांजिस्टर की बात करते हैं, पीएनपी और दूसरा है एनपीएन। हमें पी क्या है उसके बारे में मालूम है, एन क्या है उसके बारे में मालूम है ना। यानी एक पी टाइप एन टाइप। पी टाइप मतलब जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं, एन टाइप जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये दो तरह के ट्रांजिस्टर की हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो पहले अगर मैं बात करूं पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो इसमें क्या होता है, अच्छा एक बात है फिर से, इसमें एक ही क्रिस्टल होता है, उसी एक ही क्रिस्टल में हम लोग इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं कि इनको पी टाइप को अलग से बनाया, एन टाइप को अलग से बनाया, फिर इनको कनेक्ट कर दिया है, ऐसा नहीं होता है। एक ही क्रिस्टल के अंदर ये इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस की जाती है। तो ये इस तरह का होता है कि इधर की तरफ पी होता है, अगर मैं पी एन पी की बात करूँ, इधर एन होता है, इधर पी होता है। यानी इसमें तीन रीजन यहाँ क्रिएट किए जाते हैं। तीन रीजन क्रिएट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ दो जंक्शन मिलते हैं अपने को। एक जंक्शन तो ये है, एक जंक्शन यहाँ ये मिलेगा, एक जंक्शन ये मिलेगा। तो पी टाइप में आपको ये मालूम है ये क्या होता है, नेगेटिव इमोबाइल आयंस होते हैं। जैसे अगर एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस करी है तो वो क्या करता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है इसमें। लेकिन होल्स की संख्या क्या होती है, होल के नंबर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होती है, इसमें होल्स होते हैं। ठीक, अब ये जो रीजन बना रहे हैं यहाँ, यानी ये जो आपको रीजन दिख रहे हैं, तीन इसमें पार्टमेंट दिया हुआ है, तो ये साइज भी इनकी अलग अलग होती है और डोपिंग लेवल भी अलग अलग होता है। क्या होता है उसके बारे में भी बताऊंगा मैं। और यहाँ ये पॉजिटिव है। अगर फास्फोरस लिया
ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, वो जब इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी ऐसे होल्स होते हैं। तो यहाँ दो रीजन यहाँ बनते हैं, मतलब दो जंक्शन पॉइंट मिलेंगे आपको। यहाँ यही कह सकता हूँ, दो डिप्लीशन लेयर होती है, एक तो ये वाली बनेगी यहाँ, और एक डिप्लीशन लेयर ये वाली बनती है। ठीक है। अब ये जो होता है, ये जो है, ये जो पी की बात करूं मैं, यानी ये जो रीजन है, ये इसको हम बोलते हैं एमिटर, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं बेस, और इसको हम बोलते हैं कलेक्टर। तो तीन रीजन इसमें है। ठीक है। तो इधर ये एमिटर होता है, इधर ये बेस है, और इधर जो होता है ये कलेक्टर होता है। इसमें तीन टर्मिनल है। अब आप देखोगे कि अगर तीन टर्मिनल है, इसका मतलब एक को कॉमन होना होगा, क्योंकि इसी के अक्रॉस हम लोग इनपुट की बात करेंगे, इसी के अक्रॉस हम लोग आउटपुट की बात करेंगे। तो इसमें तीन तरह के कॉन्फ़िगरेशन की भी हम लोग बात करेंगे, जिसमें एक कॉमन होगा, यानी कॉमन बेस या कॉमन एमिटर या कॉमन कलेक्टर। ओके, ये इस तरह के रीजन होते हैं। ये तो है पीएनपी। उसी तरह अगर मैं एनपीएन की बात करूं तो वो भी इस तरह से डिजाइन होगा। ओके। तो पहले जैसे मैंने कहा कि एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। पहले बना लो आपको। अच्छा, इसका सर्किट जो सिंबल होता है वो ये होता है इस तरह से। अगर मैं पीएनपी की बात करूं, ये पी, ये एन, ये पी। तो जिधर साइड एमीटर होता है उस साइड का मतलब होता है कि ये कन्वेंशनल करंट को इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये एमीटर है, और ये बेस है, और ये कलेक्टर होता है। ठीक है। और अगर हम लोग एन पी एन ट्रांजिस्टर की बात करें, तो ये एन, ये पी, और ये एन, यानी इसका मतलब ये एमीटर है, ये बेस है, और एक कलेक्टर है। तो ये कन्वेंशनल करंट को इंडिकेट करता है ये एरो। तो सर्किट में अगर ऐसा कोई भी सर्किट आप सिंबल दिया है, इसका मतलब वो ट्रांजिस्टर का है, पहली बात। तो दूसरा है कि अगर ऐसा दिया है, इसका मतलब पीएनपी है, और अगर ऐसा दिया है तो एनपीएन है। और आगे भी डिटेल में अभी बताऊंगा तो अच्छे समझ में आएगा। अब ये जो तीन रीजन यहाँ बनाए गए हैं, ये किस किस बात पे डिपेंड करते हैं। तो एक तो इनका जो डॉपिंग लेवल कैसा है, क्योंकि ये तीन अलग अलग रीजन है और तीनों ही डिफरेंट है। तो तीनों की साइज भी अलग अलग है, तीनों का डॉपिंग डॉपिंग लेवल भी अलग अलग है। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। सर एक मिनट। हम्म। हाँ सर, अभी
अमीटर, बेस, कलेक्टर, क्योंकि मेंस में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये है साइज और ये डोपिंग लेवल। साइज इसकी मॉडरेट होती है, लेकिन डोपिंग लेवल ये हेवीली डोप्ड होता है। बेस इसकी साइज थिन होती है और ये लाइटली डोप्ड होता है। और ये इसकी साइज जो है बाकी के कंपैरिजन में, इसकी जो साइज होती है बाकी के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन जो डोपिंग लेवल होता है वो मॉडरेट होता है। यानी इसका मतलब है कि एमीटर से बड़ी साइज का होता ही है, लेकिन तिन से सॉरी बेस से तो ज्यादा होता है, मॉडरेट से तो ज्यादा होता है, लेकिन डोपिंग लेवल जो है एमीटर से कम होता है। यानी इसका मतलब है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो सप्लाई करेगा वो एमीटर, इसलिए उसको एमीटर बोला गया, क्योंकि एक तरह से वो एमिट कर रहा है वहां से। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की जब हम बात करें, चाहे वो होल्स हो सकते हैं, चाहे वो अगर पीएनपी की बात करेंगे तो होल्स होंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और एनपीएन की बात करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ओके, ये लिख लो। तो पहले समझ लेते हैं कि तीन तरह के यहाँ कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, है ना। क्योंकि जैसे मैंने आपको क्या कहा कि तीन ही टर्मिनल इसके अंदर है, 3 टर्मिनल्स इसके अंदर होने की वजह से क्या होगा कि एक को कॉमन रखना ही होगा, अदरवाइज हम लोग इनपुट कहाँ लगाएंगे, आउटपुट कहाँ लगाएंगे, मिलेगा फिर अपने को। इसलिए इसमें क्या होगा कि एक या तो कॉमन एमिटर होगा, या कॉमन बेस होगा, या कॉमन कलेक्टर रखेंगे हम लोग इसमें। तो आपके कोर्स में जो क्वेश्चन जब भी आएगा, और जब भी आए हैं क्वेश्चन मेंस में भी, तो वो एक तो कॉमन एमिटर से रिलेटेड होगा और एनपीएन ट्रांजिस्टर से रिलेटेड होगा, क्योंकि पीएनपी वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है ना वो, क्योंकि है ही नहीं आपके कोर्स में। तो एनपीएन होगा और कॉमन एमिटर होगा। तो सिंस ट्रांजिस्टर has 3 terminals, that's why one terminal will be common. यानी हम बात करेंगे एक तो कॉमन एमिटर सीई, मतलब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, फिर होगा कॉमन बेस, है ना, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, और एक कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। लेकिन हम लोग यहाँ जो बात करेंगे इससे रिलेटेड ही बात करेंगे।
लेकिन मतलब जैसे कॉमन अमीटर किस केस में बात करेंगे, जैसे अगर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जैसे कोई क्वेश्चन है या एज ए स्विच अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वो इसी से रिलेटेड होगा। लेकिन अभी इसका वर्किंग कैसे है, ये कैसे काम करता है, वो मैं कॉमन बेस के आधार पे बता रहा हूँ मैं आपको, कॉमन एमीटर के आधार पे नहीं, कॉमन बेस के आधार पे, ठीक है। लेकिन अगर एम्पलीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा तो वो कॉमन एमीटर से रिलेटेड ही होगा और एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। या इसके तीन ऑपरेशनल रीजन है, पहले उसके बारे में बताया तो मैं, फिर आएंगे वापस आगे। लिख लिया है सबने? हाँ सर। नेक्स्ट है it has the operational region। पहला है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में क्या होता है कि बेस एंड एमीटर, ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बेस एंड एमीटर इज forward biasing, is in forward biasing, and base and collector is in reverse biasing। रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। फिर है सैचुरेशन रीजन। इसमें बेस एंड एमीटर is in forward biasing and base and collector is in forward biasing। बताएंगे ये रीजन क्या, कहाँ है, कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, तो ऑपरेशनल रीजन इसके, उसके बारे में बात करूंगा। सैचुरेशन रीजन में दोनों फॉरवर्ड बायसिंग होते हैं। दोनों फॉरवर्ड बायसिंग होते हैं। लिख लिया? हाँ सर। थर्ड हमारे पास में कट ऑफ रीजन। Base and emitter is in reverse biasing and base and base and emitter is in reverse biasing and base
and collector is in reverse biasing. इसमें दोनों ही रिवर्स बाइसिंग में होता है. ये होता है कट ऑफ रीजन. ओके. लिख लिया. हाँ सर. तो वापस की जगह पर आते हैं. तो यहाँ क्या होगा, किस तरह से इसको फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में लगाते हैं. तो मान लो पीएनपी ट्रांजिस्टर में, अभी वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में बता रहा हूँ, ये कैसे वर्क करता है. वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर. तो मैंने पीएनपी ट्रांजिस्टर ऐसे ले लिया है और ये कॉमन बेस में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेनली तो हमें फंक्शन समझना है इसका कि करता क्या है. तो बेस और एमिटर क्या होना चाहिए फॉरवर्ड बाइसिंग में. हम लोग जब इनिशियल में डिजाइन किया गया था तो यही समझ के डिजाइन किया है कि उसको एम्पलीफाई करना है अपने को सिग्नल. ठीक है. तो हम लोग अभी एक्टिव रीजन को लेकर ही बात कर रहे हैं यहाँ. तो इसमें क्या होगा, ये फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या होगा कि पी और एन. तो पी क्या होना चाहिए, ये प्लस और ये माइनस, यानी यहाँ जो बैटरी हम लोग लगाएंगे उसको लिखेंगे VEE, जिसका EMF VEE है. तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग में, क्योंकि हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है ना, बी जो है. उसके बाद ये किस में होना चाहिए, रिवर्स बाइसिंग में. तो मतलब क्या हुआ, ये हायर पोटेंशियल होना चाहिए, लोअर पोटेंशियल पर होना चाहिए. उसको लिखेंगे VCC, क्योंकि कलेक्टर साइड में इसलिए VCC और इधर एमिटर साइड में इसलिए VEE. अब एक्चुअली होता क्या, देखो यहाँ इसमें ये एमिटर है, कौन सा, ये एमिटर है. तो पहली बात तो जब तक VEE, क्योंकि अगर मान लो मैं सिलिकॉन का लेता हूँ, अच्छा ये भी ध्यान रखना है, जनरली वैसे सिलिकॉन का ही लिया जाता है यहाँ. तो सिलिकॉन के केस में हमने देखा था कि नी वोल्टेज कितना था, 0.6 to 0.7 वोल्ट था, यानी 0.7 वोल्ट था. जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट था. तो जब तक आप 0.3 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करोगे तब तक करंट फ्लो नहीं होगा. इसका मतलब 0 से लेकर 0.7 तक इसमें अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा. 0.7 से ऊपर जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करने लगेगा. ये बात याद है आप सबको. फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में हमने बात किया था पीएन जंक्शन में, है ना. तो 0.7 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज होना चाहिए किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस. तो हमने 0.7 से ज्यादा अप्लाई किया, मान लेते हैं कि हमने 5 वोल्ट अप्लाई किया. तो 5 वोल्ट अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइसिंग में हो गया. फॉरवर्ड बाइसिंग में हो गया तो आपको मालूम है करंट फ्लो करता है. तो अब करंट फ्लो करेगा तो सीधी सी बात है कि ये हायर पोटेंशियल पर है, इधर वाला लोअर पोटेंशियल पर है बेस. तो ये जो होल्स है किधर मूव करेंगे, ये होल्स का मूवमेंट किधर होगा, इधर होगा ना. तो मान लो ऐसा समझते कि एमिटर ने मान लो 100 होल्स प्रोवाइड किए हैं. कितने, 100 होल्स प्रोवाइड किए हैं. आप देखो ये जो बेस है हमारे पास में, इसमें तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, उधर की तरफ मूव करेंगे. लेकिन मान लेते हैं कि इनकी जो नंबर है, एक तरह से इनका जो कंसंट्रेशन लेवल वो 5 है, मान लो उधर वो 100 है, इधर ये 5 है.
आप यहाँ देखिए कि इधर के 5 है और एमीटर से 100 आ रहे हैं, तो उसमें से 5 और 5 मिलकर रिकम्बाइन हो जाएंगे, बचे कितने 95। तो जो 5 के करस्पॉन्डिंग तो ये करंट इधर बना लेगा, इसको बोलेंगे हम लोग आईबी बेस करंट। लेकिन अब यहाँ देखो, ये हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पर है, इसका मतलब है रिवर्स बाइसिंग में है। ये बात समझ में आ रही? ये किस में है? एन और पी। यहाँ रिवर्स बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में है तो आप ये देखो, इसमें करंट ऐसे फ्लो करना चाहेगा, तो उधर के ज्यादातर होल्स क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर जाएंगे, यानी 95 जो होल्स हैं वो इसको क्रॉस कर जाएंगे ना। ये बात समझ में आई? पहले तो उधर के 95 होल्स क्या करेंगे, इधर क्रॉस कर जाएंगे, तो इसलिए जो आईसी करंट बनेगा उन 95 होल्स की वजह से, वो आईबी के कंपैरिजन में क्या होगा, काफी लार्ज होगा। लेकिन आई ए के ऑलमोस्ट इक्वल हो सकता होगा वो, क्योंकि 95 के करस्पॉन्डिंग है ना, और आई ए जो होगा वो 100 के करस्पॉन्डिंग बनेगा। क्लियर? तो यहाँ एक्चुअली अगर हम लोग के सी एल लगाएं तो आप देखोगे कि इसमें करंट कितना जा रहा है, आई ए, ये इसको क्योंकि एमीटर करंट है ये, तो इसमें एक तो आई ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ आई बी प्लस आई सी होगा, और आई सी जो है वो आई बी के कंपेरिजन में क्या होगा, यहाँ ज्यादा होगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ सर। अब आप ध्यान से देखो, P और N के बीच में फॉरवर्ड बाइसिंग है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा ना। N और P के बीच में, यानी बेस और कलेक्टर के बीच में रिवर्स बाइसिंग है तो यहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा ना। तो यहाँ एक तरह से रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होता है। तो करंट कैसे ट्रांसफर हुआ, लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस ट्रांसफर हुआ ना। तो ट्रांजिस्टर का मतलब ये है, ट्रांसफर द करंट फ्रॉम लो रेजिस्टेंस टू हाई रेजिस्टेंस। तो आप खुद ही देखो, जब आई से एक तो ज्यादा हो गया, रेजिस्टेंस भी इसके अक्रॉस बहुत ज्यादा है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा ना। तो आपको लग रहा है कि सिग्नल एम्पलीफाई हो गया है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एनर्जी सोर्स है तभी सिग्नल एम्पलीफाई हुआ। तो एम्पलीफाई किसकी वजह से हुआ, इन बैटरीज की वजह से, जो हमने यहाँ डीसी बैटरी सोर्स जो लगा रखे, इसकी वजह से वो सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है, वहां से वो एनर्जी ले रहा है एक तरह से। ओके, समझ में आया इसका वर्किंग? हाँ सर। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं। पहले ये इक्वेशन आ गई हमारे पास में, तो कुछ चीजें और बता देता हूँ मैं इसमें, ये लिख लो पहले। मुद्दे समझ में आ रहा है? हाँ।
हो गया सर। सर म्यूट ऑफ। अगर मैं इसको IC से डिवाइड करूं तो IA बाई IC इक्वल टू IB बाई IC प्लस 1। तो इसको हम लिखते हैं 1 बाई अल्फा इक्वल टू, इसको लिखेंगे 1 बाई बीटा प्लस 1। ये लिख लो, फिर बताता हूँ ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। हाँ सर, हो गया। और ये इक्वेशन हमेशा रहेगी, चाहे कॉमन एमिटर हो, चाहे कॉमन बेस हो, चाहे कॉमन कलेक्टर हो, तो ये इक्वेशन भी हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ जो अल्फा की मैं बात कर रहा हूँ, तो अल्फा क्या है, IE बाई IC। ठीक है, इसको हम बोलते हैं करंट गेन। ये करंट गेन, ये DC करंट गेन है। क्या है ये? DC करंट गेन इन कॉमन बेस। और बीटा क्या है? IC बाई IB। ये है DC करंट गेन इन कॉमन एमीटर। ठीक है, तो 1 बाई अल्फा इक्वल टू 1 बाई बीटा प्लस 1। इसको उधर ले जाते हैं तो 1 बाई अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई बीटा, यानी बीटा इक्वल टू होगा अल्फा 1 माइनस अल्फा। ये रिलेशन रहेगा, इस रिलेशन है ना, कभी क्वेश्चन आए हो, यानी ये पूछा गया है, ये फॉर्मूला ही पूछा गया है कि क्या रिलेशन होता है इसमें। ठीक है, सर वो IC बाय आई होगा ना अल्फा में। उल्टा कर दिया क्या मैं? अब इसमें हम लोग जैसे पीएन जंक्शन डायोड में हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया था। वहां तो कह रहे एक ही पॉइंट था, IV कैरेक्टरिस्टिक उसको कहा गया था। ये हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, यानी I और V, इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन इनपुट के लिए अलग से देखेंगे, आउटपुट के लिए अलग से देखेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यही है, लिख लिया है? हाँ सर। तो नेक्स्ट हमारे पास में इनपुट IV कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमीटर, अच्छा यहाँ जो मैं लूंगा वो NPN ट्रांजिस्टर ही लूंगा। कॉमन एमीटर है और NPN ट्रांजिस्टर है। तो
कॉमन अमीटर है तो हम लोग इस तरह से देखेंगे, ये बेस है, तो ये बेस, ये कलेक्टर और ये मीटर, और ये क्या है, एन पी एन। इसका मतलब इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, पी से एन की तरफ होगा। इसको यहाँ लिखेंगे वी बी बी, ये आर बी है, इसको मैं आर आई बी लूंगा आगे चल के, और यहाँ ये लोड रेजिस्टेंस है या आर वो है, ठीक है। प्लस है माइनस, ये वीसी से यहाँ जो करंट जाएगा वो आई ई करंट होगा, यहाँ जो करंट जाएगा वो आई बी होगा, और यहाँ जो करंट जाएगा इसमें वो आई सी होगा। इसमें जब हम लोग इनपुट आई वी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो करंट जा रहा है आई बी, और ये इनपुट वोल्टेज इसके अक्रॉस देखेंगे हम लोग, यानी वी बी ई। तो यहाँ आई बी और वी बी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, लेकिन ये जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ वी सी ई, ये वी सी क्या है एक्चुअली, ये सी और ई के बीच का वोल्टेज है ना, सी और ई के बीच का वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, वी सी ई, ठीक है ना। ये जो मैंने भले यहाँ से यहाँ तक लिया, लेकिन एक्चुअली ये वाला वोल्टेज है ना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जब आई बी और वी बी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वी सी को कांस्टेंट रखते हुए करेंगे, ठीक है। ये बना लो पहले। इसी को आर सी भी लेते हैं मेरे को। बना लिया। हाँ सर। अब यहाँ हम बात करेंगे, तो देखो ये वी बी ई है और ये आई बी है, और आई बी काफी स्मॉल करंट होगा, है ना। तो ये किस में होगा, एक तरह से माइक्रो एम्पियर में होगा। आई बी किस में होगा, माइक्रो एम्पियर में। तो आपको ये मालूम है कि पी और एन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यानी बेस और एमिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो अगर ये सिलिकॉन का है, अगर ये ट्रांजिस्टर जो कि सिलिकॉन है, मान लो सिलिकॉन से बना है, तो आपको ये भी मालूम है कि 0 से लेकर 0.7 तक तो कोई करंट नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, किसी पर्टिकुलर वीसी के लिए
तो ये क्या होगा, फिर धीरे धीरे करंट ऐसे बढ़ता जाएगा इसमें। तो मान लेते हैं कि VCE इक्वल टू ये 10 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो इसका वोल्टेज हाई रखा जाता है यहाँ, जो कि 10 वोल्ट है। तो 0 से लेकर 0.7 तक तो कोई करंट ही नहीं है। उसके बाद में ये फॉरवर्ड बाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो जो हमने PN जंक्शन में पढ़ा था, इसी पर्टिकुलर VCE के लिए इसमें इस तरह से करंट चेंज होने लगेगा। ओके, अगर मान लो हमने VC को इंक्रीज किया और ये कर लिया मान लो 12 वोल्ट, तो जब 12 वोल्ट हम लोग करेंगे तो होगा क्या, एक्चुअली हमने मतलब C और E के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर अब होगा क्या, देखो ये चीज समझना जरूरी है। मान लो 0.7 से, इसका मतलब ये भी हुआ, एक चीज और बताते हैं। देखो 0 से लेकर 0.7 तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी IB 0 होगा। तो IB 0 होगा तो IC भी 0 होगा, IC जब 0 होगा तो IE भी 0 ही होगा। क्लियर? तो 0 से 0.7 तक तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट के अंदर। 0.7 के बाद में करंट फ्लो करने लगेगा, क्योंकि B और E फॉरवर्ड बाइसिंग में आ जाएंगे, यहाँ से करंट फ्लो किया। अब मान लो वो लिया मैंने 10 वोल्ट पर, 10 वोल्ट पे एक ग्राफ बनाया, फिक्स कर दिया हमने, VC को फिक्स करके हम लोग VB को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो VB को इंक्रीज करने का मतलब है कि VBB को इंक्रीज किया होगा हमने, तभी ऐसा हो रहा है, ये वेरिएबल है यहाँ। ओके, तो एक ऐसा ग्राफ अपने को मिला। अब मान लो हमने VC इंक्रीज कर दिया 12 वोल्ट, तो होता क्या है कि C और E के बीच में अपने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया, तो होगा क्या कि ज्यादातर जो, अगर ये NPN है तो ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो पहले मान लो क्या था कि मान लो 100 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे बेस में, और वहां मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 होल्स इसको मिले, तो 95 क्रॉस कर गए। अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया, तो मान लो अब 120 यानी 120 मान लो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं एमिटर से बेस में। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा एक्चुअली कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने एमिटर और कलेक्टर के बीच में अप्लाई किया, लेकिन वो इंक्रीज किया, तो ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कहाँ क्रॉस कर जाएंगे, कलेक्टर में। तो IB क्या करता है उस केस में, थोड़ा डिक्रीज कर जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं VC इंक्रीज करता हूं तो ग्राफ मुझे ऐसा मिलेगा, ये VCE इक्वल टू 12 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग है। तो आप देख रहे हो सेम VBE के लिए IB देखो डिक्रीज कर गया ना, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा लेकिन। ठीक है, तो जब VC इंक्रीज करते हैं तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ क्रॉस कर जाएंगे, कलेक्टर में। तो IB क्या करता है वहां, डिक्रीज कर जाता है, थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा वो, सेम VBE के लिए। ठीक है ना, तो इस पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स किधर क्रॉस कर जाएंगे, कलेक्टर में। तो यहाँ रिकॉम्बिनेशन क्या होगा है, कम इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगा, यानी एक तरह से पहले 5 के साथ हो रहा था, तो आप ऐसा समझो कि 4 के साथ यहाँ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो IB क्या करेगा उस पर्टिकुलर VBE के लिए, वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट जो ग्राफ मिलेगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आया नहीं है, ऐसा क्वेश्चन वो बना सकता है कि नेक्स्ट ग्राफ कैसा हो, क्योंकि एक ग्राफ मान लो उसने VC बढ़ाया है ना, तो मान लो वो ऐसा दे सकता है कि ये भी मान लो, ये जैसे ये 12 वोल्ट है, मान लो उसने दे दिया कि ये 12 वोल्ट है, मान लो VCE इक्वल टू ये 12 वोल्ट, तो कौन सा इसमें करेक्ट होगा, तो ये वाला करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला रॉन्ग होगा, क्योंकि जब आप VC इंक्रीज करोगे तो IB स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है, सेम VBE के लिए। क्लियर? इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये करेक्ट हो गया हमारे पास में। ओके, तो ये तो हुआ इनपुट करेक्टरिस्टिक, बाकी सब ऐसे ग्राफ मिलेंगे इसी तरह से। नेक्स्ट वाले के लिए जाओगे, मान लो 15 वोल्ट किया मैंने VC को, तो ग्राफ आपको ऐसा ही मिल जाएगा, थोड़ा और डिक्रीज कर जाएगा। ये जो सेकंड है, ये VCE इक्वल टू 15 वोल्ट के लिए, तो थोड़ा और डिक्रीज कर गया है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका, बना लो है। अच्छा, इसमें हम लोग उसकी भी बात करेंगे, डायनेमिक रेजिस्टेंस की भी, तो भी बताता हूँ मैं।
लिख लिया? तो नेक्स्ट डायनेमिक रेजिस्टेंस, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो आर आई इक्वल टू होगा डेल्टा वी बी ई बाई डेल्टा आई बी, लेकिन किसी वी सी की कांस्टेंट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। किसी एक पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, तो उस केस में वी सी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये होगा इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। लिख लिया? हाँ सर। हम बात करते हैं आउटपुट आई बी कैरेक्टरिस्टिक। इसमें आईसी और वीसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि आईसी इस बात पे डिपेंड करता है कि आईबी किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आईबी के अकॉर्डिंग आईसी चेंज हो रहा होगा। तो आपको ये मालूम है कि अगर मैं बात करूं 0 से 0.7 वोल्ट तक, अगर मान लो वीबीई रहा इनपुट, तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा होगा, यानी आईबी क्या होगा? 0। तो आईबी 0 होने का मतलब हुआ, यानी ये इसकी अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आईसी भी क्या होगा? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होगा। ये ऑलमोस्ट क्या होगा? नेग्लिजिबल। ये उसके करस्पॉन्डिंग है जब आईबी क्या है? यहाँ 0 है। यानी आईबी 0 कब हुआ? जब 0 से लेकर 0.7 वोल्ट तक हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया, तो आईबी ऑलमोस्ट क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो आईबी जब नेग्लिजिबल है, तो ये जो रीजन माना जाता है, ये जो रीजन हम लोग कहते हैं, इस रीजन को बोलते हैं कट ऑफ रीजन। ये रीजन क्या हो गया? इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में इसका मतलब वो 0 से 0.7 वोल्ट अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? कि वो रिवर्स बाइसिंग में है। कौन? अमीटर और बेस रिवर्स बाइसिंग में है, और बेस और कलेक्टर भी रिवर्स बाइसिंग में है, तभी तो आईबी 0 हुआ। और इसलिए तो कट ऑफ रीजन बोला गया, क्योंकि कट ऑफ रीजन में बेस और अमीटर रिवर्स बाइसिंग में होता है, और बेस और कलेक्टर रिवर्स बाइसिंग में होता है। तो उस केस में ये होगा कट ऑफ रीजन। ओके, लेकिन 0.7 से ज्यादा जब हम अप्लाई करेंगे, और इधर जो कॉमन मतलब इधर जो बेस और कलेक्टर है, अगर ये रिवर्स फॉरवर्ड बाइसिंग में है, और ये फॉरवर्ड बाइसिंग में हो ही जाएगा, उसके बाद 0.7 वोल्ट अप्लाई करने के बाद ये कितना हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइसिंग में हो जाएगा। तो उस केस में ये देखा गया कि किसी आई बी इक्वल टू, अगर मैं कहता हूं कि आई बी इक्वल टू मान लो 10 माइक्रो एम्पियर हमने फिक्स कर दिया, तो उसके लिए ग्राफ कैसा मिलेगा? तो देखा गया कि जब ये कॉमन बेस और अमीटर फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, और बेस और कलेक्टर भी फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, तो जैसे जैसे हम लोग वीसी इंक्रीज करते हैं, तो ये देखा गया कि इसमें करंट ऐसे इंक्रीज करने लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होने लगता है ऐसे। तो ये आई बी इक्वल टू मान लो 10 माइक्रो एम्पियर के करस्पॉन्डिंग है ये ग्राफ। तो ये देखा गया कि जैसे जैसे वीसी क्योंकि वीसी इंक्रीज कर रहा है, तो आईसी भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट हो जा रहा है। कांस्टेंट हो जाने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि ये रिवर्स बाइसिंग में चला गया, तभी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, तभी तो करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया आईसी। उसके बाद अगर आईबी को और इंक्रीज किया तो क्या होगा? आईसी इंक्रीज करेगा,
लेकिन ये भी एक टाइम के बाद कांस्टेंट होने लगेगा। तो ये है IB इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पेयर के करस्पॉन्डिंग। मान लो अगर और इंक्रीज किया हमने IB तो क्या हो गया, मान लो 30, या IB इक्वल टू हो गया मान लो 30 माइक्रो एम्पेयर। तो ये देखा गया कि BC इंक्रीज कर रहा तो IC भी इंक्रीज कर रहा, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो जा रहा है, IC कांस्टेंट हो जा रहा है। तो ये जो रीजन बन रहा है ना, इसको बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। और ये जो रीजन मैं बता रहा हूं यहाँ, ये जो रीजन यहाँ बन रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन। तो इससे रिलेटेड भी अभी क्वेश्चन नहीं आया है कि कौन सा एक्टिव रीजन होता है, कौन सा सैचुरेशन रीजन होता है। तो इस केस में जब अगर BC के साथ साथ IC इंक्रीज हो रहा है, वो होगा सैचुरेशन रीजन। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही फॉरवर्ड बाइसिंग में है। तो जैसे जैसे आप BC इंक्रीज करोगे IC इंक्रीज होगा, लेकिन जैसे ही ये रिवर्स बाइसिंग में जाएगा, कौन, बेस और कलेक्टर, तो करंट क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, लार्ज रेजिस्टेंस वहां जनरेट हो जाएगा एक तरह से। तो वो रीजन होगा एक्टिव रीजन। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है, बना लो। यहाँ भी हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। सबने लिख लिया ना? हाँ सर। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें डायनेमिक आउटपुट, डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो रहेगा डेल्टा VCE बाई डेल्टा IC, और जब IB कांस्टेंट है उसके लिए बात करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम्पलीफायर और स्विच उसके बारे में बात करेंगे। चलो ठीक है, आज इतना ही।